बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। आज की सबसे बड़ी खबर, ये नए साल के शुरू होने के साथ चूंकि खबरें एक बार फिर, पिछले साल तो हमने बहुत सारी ऐसी खबरें सुनी, तो आज की सबसे बड़ी खबर क्या है? आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि 16 अरब रुपए का मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस था शहबाज शरीफ और उनके साहबजादे सुलेमान शहबाज के ऊपर, और उसमें हमजा शहबाज शरीफ भी मौजूद हैं। और आपको याद होगा कि हमजा शहबाज शरीफ और शहबाज शरीफ खुद जो है उसके अंदर उनको इक्विटल हो गया, उनको बरी कर दिया गया था। और जिस जज ने बरी किया था उसको जो इंफॉर्मेशन कमीशन है उसका कमिश्नर तैनात कर दिया गया था, एजाज आवान साहब को। लेकिन अब आज उनके साहबजादे सुलेमान शहबाज को भी 16 अरब रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस के अंदर बरी कर दिया। बरी से मुराद यह है कि जिस इदारे ने यह केस कायम किया था उस इदारे ने आज अदालत के सामने यह कह दिया है कि सुलेमान शहबाज साहब का कोई कसूर नहीं है, इसलिए उनको इस मुकदमे से बरी कर दिया जाए। अब वो इदारा कौन सा है? वो इदारा है FIA का। हैरानकुन तौर पे 2020, आज से 2 साल पहले FIA ने खुद ये केस कायम किया, लेकिन अब हुकूमत तब्दील हो गई, राना सनावला FIA के बॉस बन गए और NRO की हमने डीलें और खबरें सुनी। उसके बाद वही FIA जिसका एक बहुत बड़ा ऑफिसर डॉक्टर रिजवान, इस दौरान जिसकी जान चली गई, डॉक्टर रिजवान से हटके मकसूद चपड़ासी का नाम आपने सुना कि उसकी जान चली गई। इस सबके बीच में अब वो FIA खुद आज अदालत में जाके कह रहा है भाई हमें सबूत नहीं मिले। अब अगर इनको भी सबूत नहीं मिलते, नैब को भी सबूत नहीं मिलते, एंटी करप्शन को भी सबूत नहीं मिलते, तो फिर बंद कर दो ना इन इदारों को भाई। इनको लाइसेंस दे दो अशराफिया को, इस मुल्क के एलीट तबके को, कि वो जो चाहें, क्योंकि ये मुल्क का खजाना खाली हो गया, ये सब कुछ हो गया, ये मैंने कर दिया, ये आपने कर दिया। ये जो हुक्मरान है, ये जो अशराफिया है, ये तो इसके अंदर मुलव्विस कहीं पे नजर नहीं आते। अब वो FIA जिसको आजम सवाती का ट्वीट नजर आ जाता है, जिसको सहाफी शाहिद असलम ने जनरल बाजवा के हवाले से खबर दिया, लीक भी नहीं किया, अगर किया है हालांकि वो मानते भी नहीं है, वो नजर आ गया। इस FIA को शहबाज गिल हर जगह नजर आ जाते हैं, लेकिन हां मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत नजर नहीं आते। और आप उन ब्यूरोक्रेट्स के या उनके बातें सुनेंगे तो वो इतने प्रिंसिपल लोग हैं, इतने बाउसूल लोग हैं, कल को किताबें लिखेंगे, हमें बताएंगे कि जनाब मैंने तो इस सिस्टम की तब्दीली के लिए ये किया। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, वो किसी ने कहा था कि पाकिस्तान को सबसे ज्यादा नुकसान पढ़े लिखे लोगों ने पहुंचाया है। यही वो बाबू हैं, यही वो आपके अफसरान हैं जो इनके फ्रंट मैन हैं, जो इनके एडवाइजर हैं, जो इनके सामने स्टैंड नहीं ले पाते और हमें बाहर आके वो भाषण देते हैं और वो बताते हैं कि पाकिस्तान पीछे क्यों रह गया या पाकिस्तान का सिस्टम क्यों कमजोर हो गया। अब एक जानिब ये हो गया, दूसरी जानिब मैंने आपको कल खबर दी थी कि स्पीकर पंजाब असेंबली ने खत लिख दिया गवर्नर पंजाब को कि आप इलेक्शन की तारीख का ऐलान करें, और इलेक्शन कमीशन ने यह तजवीज दी थी 9 से 12 अप्रैल की। और आज खैबर पख्तूनख्वा के अंदर चीफ मिनिस्टर का हो गया है नोटिफिकेशन भी, गवर्नर साहब ने उनको अपॉइंट कर दिया है। लेकिन आज खबर इस वक्त यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से पहले PDM ने अपने कानूनी माहिरीन से कहा है कि वो शिकें लेके आए, वो चीजें लेके आए जिससे हम कानून और आइन की आड़ लेके इस इलेक्शन को डिले कर पाए। रात को भी कामरान साहब के शो के अंदर जो बड़े बड़े कानूनी माहिरीन बैठे हुए थे वो कह रहे थे कि कोई जवाब नहीं है। लेकिन जाहिरी बात है इस सिस्टम के अंदर आके उन्होंने इमरान खान को माइनस करना है, तो 18 अरब रुपए आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को मौसूल हो गए हैं। लेकिन PDM ने इस इलेक्शन को डिले करने के लिए क्या किया है कि उन्होंने ये काम शुरू कर दिया है, मुशावरत शुरू कर दी है। और अब इस मुशावरत में इंपॉर्टेंट रोल किसका होगा? इसमें एक बात है कि फवाद चौधरी साहब रात को वसीम बादामी के शो के अंदर बैठे हुए थे, और वसीम बादामी के शो के अंदर फवाद चौधरी साहब ने कहा कि जब से नए आर्मी चीफ आए हैं जनरल आसिम मुनीर, तो 50% या उससे भी ज्यादा मामलात बेहतर हुए हैं। और दूसरे नंबर के ऊपर मैं आपको ये सुनवा भी देता हूं उन्होंने क्या कहा कि क्या तब्दीली आई है। दूसरा उन्होंने कहा कि सदर मुमलिकत से हम ये दरखास्त करने जा रहे हैं कि शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट लेने का कहा जाए, और शहबाज शरीफ के पास एतमाद के वोट का नंबर पूरा नहीं है, ये हम सबको पता है। और इवन ये तो हामिद मीर जैसे उनके करीबी लोग भी बता रहे हैं, ये जो इस्तीफे कबूल किए गए ना,
ये इस्तीफे इसीलिए कबूल किए गए हैं कि एतमाद का वोट वो ले नहीं सकेंगे, उसके बाद रन ऑफ इलेक्शन में जाना पड़ेगा। तो रन ऑफ इलेक्शन के अंदर जारी बात है वो हमने नंबर जो है वो पूरा तो कर नहीं पाएंगे, तो तहरीक इंसाफ को आउट कर देते हैं ताकि हम ही आपस में रन ऑफ इलेक्शन लड़ते रहे। और किससे रन ऑफ इलेक्शन लड़ेंगे? उस अपोजिशन लीडर से जो कहता है कि महंगाई इसकी वजह से नहीं, पिछली हुकूमत की वजह से है, जो कहता है मैं तहरीक इंसाफ के टिकट पे इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, जो कहता है कि मैं नून लीग के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ूंगा। उससे जरा फवाद चौधरी साहब ने आर्मी चीफ के बारे में क्या कहा, जरा वो सुनिए। इदारों के साथ बिल्कुल वैसा ही है जैसे आज से कुछ माह पहले था, ताल्लुक वैसा ही है या कुछ बेहतरी हुई है? मैं ये समझता हूँ जब से जनरल ये नए आर्मी चीफ आए हैं, हमें कम से कम ये मैं जरूर कह सकता हूँ कि अगर 50% तो जो है वो बेहतरी आई, ज्यादा भी हो सकती है फ्रैंकली ये जो, लेकिन अभी जो हमारे एमपीएस वगैरह ने आके कहा, उन्हें कॉलें वगैरह आई, पता है मुझे कई दफा लोग बढ़ा चढ़ा के भी बताते हैं, बट टू बी फेयर विद, मेरे ख्याल में जब से जनरल आसिम ने कमान संभाली है, चीजें संभाली हैं, बेहतरी तो आई। तहरीक इंसाफ कह रही है कि जब से जनरल आसिम मुनीर आए हैं हालात में बेहतरी आई है। अच्छी बात है, बेहतरी आनी चाहिए, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। आज सलीम साफी, और सलीम साफी हो गए, अंसार अब्बासी हो गए, आजकल ये किसके तर्जुमान है ये आपको बहुत अच्छे से पता है। खतरे की घंटी के उन्वान से उन्होंने आज जंग अखबार के अंदर कॉलम लिखा है। उसमें वो क्या कहते हैं? उसमें वो कहते हैं कि इमरान खान जितने भी मकबूल हों, अब वो जो कर चुके हैं उसके बाद उन्हें एस्टैब्लिशमेंट के सखेलों के यहां कबूलियत नहीं मिल सकती। वो कह रहे हैं कि आप जितना मर्जी वोट ले लें, जितने मर्जी पब्लिक आपके साथ हो, आपको एस्टैब्लिशमेंट जो है वो कबूल नहीं कर सकती। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये एस्टैब्लिशमेंट ने किसी को कबूल करना है या एस्टैब्लिशमेंट ने किसी को निकालना है, या एस्टैब्लिशमेंट का इसमें क्या रोल है? वो तो कहते हैं कि हम ए पॉलिटिकल है। अब मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि इस वक्त एक और जो डेवलपमेंट हुई है वो कराची को लेके है, और कराची में आप जानते हैं कि मेयर का इंतखाब है, और जमात इस्लामी का वफ्द मेयर कराची के इंतखाब में ताउन के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दफ्तर पहुंच गया। ये बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमात इस्लामी के पास गई थी, लेकिन अब जमात इस्लामी जो दूसरे नंबर के ऊपर मेजॉरिटी पार्टी है वो तहरीक इंसाफ के पास चली गई है, और तहरीक इंसाफ के पास 42 सीटें हैं। यानी जमात इस्लामी और पीटीआई मिलकर पीपल्स पार्टी को नॉकआउट कर सकती है, वो वहां पे अपना मेयर ला सकते हैं। तो इसका मतलब है एक बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। दूसरा, इस्तीफों वाले मामले के ऊपर आई खबर एक चली एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अंदर, ये कहा गया जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इस्तीफे कबूल किए गए हैं वो एक बार फिर इस मामले को अदालत ले जाने का सोच रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई दरखास्त दायर करेंगे। फवाद चौधरी साहब ने आज इसके ऊपर ट्वीट करके बता दिया कि तहरीक इंसाफ मेंबरान असेंबली के इस्तीफों को अदालत में चैलेंज करने का कोई इरादा नहीं रखती। तमाम अरकान इस्तीफे मुल्क में आम इंतखाबात की राह हमवार करने के लिए दिए थे, वो मंजिल अब करीब है। इस वक्त 64% नशिस्तें खाली हो चुकी हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात का ढोल बज चुका है। और मैं जो आपको बार बार कहता था कि देखें अब इन्होंने गलती कर दी है, ये इमरान खान को सबक सिखाते सिखाते इमरान खान के उसके अंदर ट्रैप हो गए। अब पंजाब असेंबली और खैबर पख्तूनख्वा के आम इंतखाबात के हवाले से चूंकि डिले की बातें अपनी जगह पे हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आरटीएस इस्तेमाल न करने का फैसला किया। ये वही आरटीएस है जो रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम 2018 में इस्तेमाल किया गया, फिर इल्जामात आए कि उसको बंद किया गया। उन्होंने वही आरएमएस रिजल्ट मैनेजमेंट जो सिस्टम है उसको चलाने का फैसला किया है ताकि उसको करें। अब मैं आपको दो बातें तीन और बताना चाहता हूं। एक तो आईएमएफ वाला मामला है। आईएमएफ के हवाले से इमरान खान बार बार कहते थे कि देखें आप अपनी इकोनॉमी बेहतर नहीं करेंगे तो एट द एंड आपको अपनी सिक्योरिटी भी कंप्रोमाइज करनी पड़ेगी, आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। आपको पता है कि आईएमएफ ने क्या शर्त लगाई है? और आईएमएफ ने शर्त यह लगाई है कि ये जो आप फौज की पेंशन है ना, यानी फौज की पेंशन हो या सिविलियन महकमों की पेंशन हो, ये एक ही अकाउंट से जाती है। अकाउंट से मुराद यह है कि इसको सिविलियन फंड के अंदर या पेंशन फंड के अंदर दिखाया जाता है। उन्होंने कहा नहीं, आप इसको यहां से निकालें, आप इसको जो आपका डिफेंस बजट है उसके अंदर शो करें। अब इस किस्म की चीजें आपको करनी पड़ेंगी। इब्न फरहतुल्लाह बाबर ने लिखा है कि तकरीबन 400 बिलियन रुपीस जो सिविलियन एक्सपेंडिचर बजट के अंदर दिखाए जाते हैं जनरल मुशर्रफ के दौर से, आईएमएफ ने कहा है कि इसको आप फौरी तौर पे उसके अंदर लेके जाएं। और हम किन चीजों में फंसे हुए हैं? फैसल बावड़ा ने एक नया दावा किया, हम इन चक्रों में फंसे हुए कि फैज हमीद जो साबिक फौज के जनरल हैं, उनके पास इमरान खान समेत कई पीटीआई और लीगी रहनुमाओं की ऑडियोज और वीडियोज मौजूद हैं। ये फैसल बावड़ा कह रहे हैं। इस किस्म की बात राजा आदिल ने पहले की थी, लेकिन लोगों ने उसको माना नहीं था कि जनरल फैज का रोल जो है, क्योंकि हमारे यहाँ होता ही है, हम जिसको हीरो बना देते हैं उसको बहुत हीरो बना देते हैं, फिर जिसके खिलाफ जाते हैं फिर उसको बहुत खिलाफ जाते हैं। तो इससे अंदाजा ये लगा लीजिए, मोहित पीरजादा ने दावा किया कि आप जनरल बाजवा को तो बहुत बुरा भला कहते हैं,
लेकिन जनरल बाजवा को जो एक्सटेंशन दिलवाई थी, आपको पता किसने दिलवाई थी? इमरान खान ने खुद माना कि कुछ मेरे पीटीआई के लोगों ने और कुछ 2 जर्नैलों ने किया था। वो 2 जर्नैल कौन से थे? मुईद पीरजादा साहब का दावा यह है कि जनरल आसिफ गफूर और जनरल फैज हमीद ने इमरान खान को एक्सटेंशन के हवाले से मनाया था और उन्होंने इस चीज के ऊपर कायल किया था। एक खबर और आपको देना चाहता हूं, वो कासिम अली शाह का, चूंकि मैंने उसकी बात भी नहीं की, मैं उन चीजों में जाता भी नहीं हूं। तो कासिम अली शाह साहब की बहुत ज्यादा ट्रोलिंग हुई, बहुत कुछ हुआ, लेकिन कासिम अली शाह साहब ने रात को इमरान खान से, इमरान खान के परस्तारों से, वोटर से, सबसे माफी मांग ली है। उनका जी मेरे अल्फाज का चुनाव गलत हो सकता है, मैं किसी सिचुएशन को गलत असेस कर सकता हूं, तो मैं इसके ऊपर माजरत चाहता हूं। मेरा ख्याल है अब हम सबको इस मामले को खत्म करके अब आगे बढ़ना चाहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।